नहाए धोए सो क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात अगर तन सिर्फ नहाने या धोने से ही स्वच्छ नहीं होता है, तन को स्वच्छ करने के लिए मन का मैल हटाना भी जरूरी है। मछली सदैव जल में रहती है, उसके उपरांत उसको धोया भी जाता है, तब भी उसका बास नहीं जाता। आइए जीवन के इसी पाठ के साथ बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के विशेष श्रृंखला आज के गोट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग के पास कौन कौन सी खबर है जिससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी खबर हमारे पास आज है। तो ये पहली खबर देख रहे हैं, ये कुपोषण से संबंधित है और इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके दिमाग का विस्तार करेगा। दूसरा देख रहे हैं तो यहाँ पर माउंट एलब्रूस में अंकिता गुप्ता जी पहुंच चुकी हैं, छत्तीसगढ़ का वहां पर परचम लहराएगा, तो उसको भी देखेंगे। आगे आप देख रहे हैं स्वाइन फ्लू के मामले 2009 में आपातकाल घोषित हो चुका है, स्वास्थ्य आपातकाल स्वाइन फ्लू को लेके। तो ये तीन खबर पर हम लोग विचार करेंगे। आइए पहली खबर को हम लोग देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और ये आप देख रहे हैं कि मेज पर भोजन रखा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री जी वजन त्योहार में शामिल हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर कुछ बात कही है। आइए उसको देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कुपोषण मुक्ति के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। तो देखें, अगर इस स्टेटमेंट को देखें मुख्यमंत्री साहब के, तो तीन बातें निकलकर आती हैं। सबसे पहली बात है कुपोषण, दूसरी बात आप देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, और जो तीसरी बात है वो है सकारात्मक परिणाम। तो उनके इस स्टेटमेंट को हम लोग तीन भाग में तोड़कर समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग होएगा कुपोषण, दूसरा भाग होएगा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तीसरा पार्ट होएगा सकारात्मक परिणाम की क्या परिणाम आए हैं। क्योंकि परिणाम को हम लोग तभी आत्मसात कर सकते हैं जब हम लोग इस ऊपर के दो लिखी गई बातों को अच्छी तरीके से समझ लें। तो आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका कुपोषण। कुपोषण को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो कुपोषण के मुख्यतः तीन मानक होते हैं, चार होते हैं, लेकिन सरकार तीन ही मानकों पर कुपोषण का आकलन करती है। तो पहला मानक होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग, ये इंग्लिश में भी स्टंटिंग है और हिंदी में भी स्टंटिंग है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, भाषा है अंग्रेजी। इसका मतलब होता है कि वे बच्चे जिनकी ऊंचाई आयु की तुलना में कम हो, वे बच्चे जिनकी ऊंचाई अगर आयु की तुलना में अगर कम होएगी तो बोलेंगे उसको हो गया है स्टंटिंग। तो इसको इंग्लिश में लिखा जाता है लो हाइट फॉर एज। तो अगर उसकी ऊंचाई कम हो गई आयु की तुलना में तो उसको हम लोग कह देते हैं कि बच्चा स्टंटेड हो चुका है। दूसरा महत्वपूर्ण मानक है वो है वास्टिंग। इसको हिंदी में भी वास्टिंग ही कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ऊंचाई की तुलना में कम वजन, ऊंचाई की तुलना में कम वजन, की तुलना में कम वजन। आगे आप देख रहे होंगे जो तीसरा मानक होता है वो है आपका अल्प वजन, यानी कि अंडरवेट
तो अंडरवेट कौन होगा उसको भी तो जानने की आवश्यकता है हम लोगों को। तो क्या होगा, वे बच्चे जिनका, ये देखेंगे थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करेंगे आप लोग, ऊंचाई की तुलना में कम वजन सही है। तो अल्प वजन क्या होगा कि आयु की तुलना में कम वजन, आयु की तुलना में कम वजन। तो यहां आपको ध्यान देना है कि वास्टिंग में ऊंचाई की तुलना में कम वजन निकाला जाता है, जबकि अंडरवेट में आयु की तुलना में कम वजन निकाला जाता है। तो जब भी कुपोषण का आकलन किया जाता है तो कितने बच्चे स्टंटिंग हैं उनकी संख्या निकाली जाती है। वे बच्चे जिनका वजन कम है ऊंचाई की तुलना में, अर्थात वास्टिंग वाले बच्चों की संख्या ज्ञात की जाती है। उसी तरीके से अंडरवेट वालों का संख्या ज्ञात किया जाता है और जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं फिर वो प्रकाशित किए जाते हैं। तो कुपोषण के ये मानक हैं और कुपोषण का आकलन इन्हीं 3 मानकों पर किया जाता है। तो हम लोग का तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कुपोषण। दूसरा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना, ये इसका दूसरा भाग था जिसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है। यह अभियान योजना 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को यह योजना शुरू हुई थी। क्या, तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना। इस योजना में मुख्यतः कुपोषण पर ध्यान दिया गया। और कौन से कुपोषण को, तो आइए देखते हैं। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों में कुपोषण को कम करना था, कुपोषण को कम करना था, ये इसका पहला लक्ष्य था। दूसरा था कि 6 माह से लेकर 59 माह यानी कि 5 साल तक वे बच्चे वर्ष तक के आयु वाले वे बच्चे जो एनीमिया से पीड़ित थे। तीसरा अगर आप देख रहे होंगे तो 15 से 49 वर्ष तक के आयु के महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना जो 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुई थी, इसके मुख्य 3 लक्ष्य हैं। पहला तो लक्ष्य है कि वे बच्चे जो 0 से 6 वर्ष तक के आयु के कुपोषण से पीड़ित हैं तो उन पर फोकस करना है। दूसरा जो लक्ष्य है कि 6 से 59 माह, ये थोड़ा यहाँ पर इसको करेक्ट कर देते हैं हम लोग, वर्ष लिख दिया है मैंने, तो इसको मिटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 59 माह। और 6 माह से लेकर 59 माह तक के वे बच्चे जो एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक उसी तरीके से 15 से 49 वर्ष तक की आयु के वे महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं, तो इन सब का जो नंबर्स है उसको नीचे लाने के लिए, जैसे मानिए कि ये नंबर्स पहले ज़्यादा थे, अब उसको नीचे लाना है, यानी कि महिलाओं को कुपोषण एनीमिया से मुक्त करना है, बच्चों को एनीमिया से मुक्त करना है, बच्चे को कुपोषण से मुक्त करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया था। ये पहले वाले लक्ष्य को स्वास्थ्य विभाग, इस पहले वाले को देखेंगे आप लोग, ये जो पहला वाला लक्ष्य है जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया जा रहा है, इसको महिला एवं बाल विकास लागू कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग लागू कर रही है। किसके माध्यम से, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से।
किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से। और ये दो जो नीचे वाले हैं इसको लागू कर रहा है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। तो ये मुख्य बातें आपको ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना के तहत कि इसमें 3 टारगेट रखे गए हैं। एक तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की स्तर को नीचे लाना है। दूसरा है 6 माह से लेकर 59 माह तक के वे बच्चे जो एनीमिया से पीड़ित हैं उनके स्तर को भी नीचे लाना है। और तीसरा जो है 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं जो एनीमिया से पीड़ित हैं तो उनको भी नीचे लाना है। ये नीचे जो 2 वाले हैं एनीमिया वाले उनको स्वास्थ्य विभाग लागू करता है और जो ऊपर वाले हैं उसको महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी के जरिए करता है, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी से जुड़े होते हैं। अब अगर हम लोगों ने इसको सीख लिया है, ये जो 3 पार्ट हम लोगों ने बांटा था, अब इसको सीख लिया है तो तीसरी बारी है सकारात्मक परिणाम की। तो आइए देखते हैं क्या सकारात्मक परिणाम आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कुपोषण के मानक। पहला है स्टंटिंग, आयु की तुलना में कम ऊंचाई। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं साथियों, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां संस्करण। ये कब आया था? तो 2019-20 में आया था। तो यहाँ आप देख रहे होंगे तो जो इधर वाला आंकड़ा है ये है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में जो स्टंटिंग है उसका जो स्टंटिंग है अभी कुल बच्चे निकाल लीजिए और स्टंटिंग वाले बच्चों का जिनकी ऊंचाई उम्र की तुलना में कम है तो जो नंबर्स आएगा कुल में से ये वही प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में स्टंटेड जो चाइल्ड है 34.6% है और राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 35.5 है। यानी छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर से बेहतर कर रहा है। आगे देखेंगे तो ये वेस्टिंग लिखा हुआ है, वास्टिंग कहते हैं। और वास्टिंग का मतलब क्या होता है? ऊंचाई की तुलना में कम वजन। तो राष्ट्रीय स्तर पर 19.3% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 18.9% है। ये सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं। अभी आप देखेंगे अंडरवेट छत्तीसगढ़ में 31.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह 32.1% है। जब छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि हम लोगों ने कुपोषण के स्तर को कम किया है तो उसका मतलब इस वाले आंकड़े से होता है। इस आंकड़े को आप लोगों ने बार बार अखबारों में सुना होगा। तो अंडरवेट की बात करते हैं। ये सभी आंकड़े आपको पता होने चाहिए। ये आपके मेंस में और इंटरव्यू में और प्रीलिम्स में भी ये वाले आंकड़े पूछा जाता है, क्योंकि इस आंकड़े को सरकार बार बार अपने भाषणों में और प्रकाशित समाचारों में प्रयोग करती है। आइए चलते हैं अगले स्लाइड्स की ओर। वो हमें क्या दिखा रहा है इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। अभी अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उसके पड़ोसी राज्यों से तो बेहतर ही है। देखेंगे छत्तीसगढ़ में 31.3% कुपोषण है। ये किसका आंकड़ा है? किसका आंकड़ा है? याद करिए, अंडरवेट का। बताया हूं सरकार अंडरवेट मानक को ही प्रयोग करती है। राष्ट्रीय स्तर पर 32.1% है। राष्ट्रीय स्तर से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4थे संस्करण में जो था वो 37.7 था, यानी कि ये घट गया है। कितना घटा है? तो 6.4%। यानी कि हम लोग 2000 ये देख रहे हैं 15-16 में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 4था संस्करण आया था तब छत्तीसगढ़ में अंडरवेट वाले बच्चों की संख्या 37.7% थी, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां संस्करण 2019-20 में घटकर कितना आ गया है? तो 31.3%। कितना घटा है? तो 6.4%। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, झारखंड देखें तो ज्यादा ही अंडरवेट में छत्तीसगढ़ से, वहां बच्चों की संख्या, अंडरवेट वाले बच्चों की संख्या। उड़ीसा हमसे बेहतर है, आंध्र प्रदेश भी हमसे बेहतर है, तेलंगाना देख रहे हैं हमसे ज्यादा में है, महाराष्ट्र भी हमसे ज्यादा में है, मध्य प्रदेश ज्यादा में है, उत्तर प्रदेश ज्यादा में है। तो यानी कि बस 2 ही हमारे पड़ोसी राज्य हमसे बेहतर हैं। बाकी जो
शेष राज्य हैं उनसे हम बेहतर हैं। तो ये आपको विश्लेषण, ये आंकड़े आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अगर आप ध्यान से देखते हैं। अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये आंकड़े आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं आगे। और इस दौरान छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार भी मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। तो कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। कब तक मनाया जा रहा है? 1 अगस्त से 13 अगस्त तक ये त्योहार मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस वजन त्योहार में क्या किया जाता है? पोषण का आकलन किया जाता है। पोषण का आकलन किया जाता है इस वजन त्योहार में, पहली बात। दूसरी बात, कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है, वजन लिया जाएगा। अगर वजन आयु की तुलना में कम है तो अंडरवेट हो गया, अगर वजन ऊंचाई की तुलना में कम है तो उसको वास्टिंग हो गया, अगर उसकी ऊंचाई उसकी आयु की तुलना में कम है तो स्टंटिंग हो गया। तो कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है कि कितने बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं। तीसरा है कि जागरूकता फैलाया जाता है, कहाँ? तो माता पिताओं में, कि वो बच्चे को कुपोषण से दूर रखें और उनके शरीर में पोषण की मात्रा को संतुलन अवस्था में रख पाएं। तो कुछ आंकड़े इस वजन त्योहार के दौरान भी प्राप्त होंगे, क्योंकि आप उन लोग का वजन मेजर कर रहे हैं, आप उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं, तो कुछ आंकड़े आपको यहाँ से भी प्राप्त होंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के ही आंकड़े हैं। हालांकि ये आंकड़े विश्वसनीय हो सकते हैं क्योंकि एक थर्ड पार्टी है जो इसकी क्वालिटी का जांच करता है। तो ये आंकड़े भी ध्यान में रख सकते हैं। तो जब वजन त्योहार 2019 में हुआ था तो उस समय कुपोषण 23.37% था, अंडरवेट वाला, जो वर्ष 2021 में घटकर कितना आ गया? 19.86। ये उस वाले से अलग है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के वजन त्योहार के दौरान लिए गए आंकड़ा है। तो 2019 से अगर इस 3 सालों में देखें कितने का गिरावट आया कुपोषण में, तो 3.51% का गिरावट आया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर गतिविधि लिखी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ऊंचाई का मापन किया जाता है, बच्चों का मापन किया जाता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे। प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वजन त्योहार 2022 कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त तक। इसमें क्या किया जाता है तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन मनाएगा? वजन त्योहार है। तो वजन त्योहार कहाँ आप देख रहे हैं? आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी किसके तहत कार्य करती है? आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत कार्य करती है। तो वजन त्योहार को कौन सा विभाग लागू करेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग। देखे, सरल हो गया। आइए देखते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये है अंकिता गुप्ता जी। ये छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाली हैं। कैसे करेंगी? अब ये बात तो समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिल रही है तो कुछ न कुछ तो बड़ा किया होगा, और बड़ा में भी अच्छा किया होगा, क्योंकि अच्छे वालों से ही सामने मिलते हैं, बुरे वालों से तो जेल में जाके मिलते हैं। तो इन्होंने क्या अच्छा किया है? ये दरअसल 15 अगस्त को, ये आप देख रहे होंगे, ये कॉकासस माउंटेन है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यहाँ ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है। यहीं पर कॉकासस माउंटेन में माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस। ध्यान रखिएगा, भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। किलोमीटर नहीं कर देना, बहुत ही हो जाएगा। तो ये जो अंकिता गुप्ता जी हैं, यह कॉकासस माउंटेन में पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, उसकी चढ़ाई करेंगी। कब करेंगी? तो 15 अगस्त के दिन करेंगी। लोग अपने घर में ही तिरंगा नहीं फहरा रहे हैं, स्वतंत्रता सप्ताह चल रहा है 11 से 17 अगस्त तक। लोग अपने घर में भी तिरंगा फहराने में निष्क्रिय हैं। तो वहीं अंकिता गुप्ता को देखिए, वो तो सीधे माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई कर रही हैं। हालांकि उसके लिए संसाधन भी लगते हैं, आम व्यक्ति के बस की बात भी नहीं है, प्रशिक्षण भी लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी
यह जो गतिविधि है छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करेगी। ये आपको आंकड़े लिखे हुए हैं। 15 अगस्त को चढ़ाई करेंगी और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75वीं वर्षगांठ है, आप जानते हैं। तो इस दौरान जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ाई की है उसको दोहरा लेते हैं। स्वतंत्रता सप्ताह कब से कब तक? तो 11 से 17 अगस्त तक। ध्यान रखिएगा तारीख। आगे क्या हो गया? तिरंगा उत्सव, पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर तिरंगा उत्सव कब से कब? 2 अगस्त को। और हर घर तिरंगा अभियान। धीरे धीरे सारे तथ्य हम लोग पढ़ लेंगे, बस आप सतत तौर पर मेरे साथ बने रहिए। हर घर तिरंगा अभियान तो 13 से 15 अगस्त तक। तो ये इसके साथ ही आपको रिकॉल करना चाहिए था जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। अंकिता गुप्ता जी कौन है? तो यह पर्वतारोही है। कौन है? तो पर्वतारोही है। अभी किसकी चढ़ाई करने वाली है? माउंट एल्ब्रूस की। कहाँ है? तो कॉकसस माउंटेन में, यूरोप और एशिया की सीमा पर। यूरोप ले सकते हैं आप। और कितनी ऊंचाई है? तो 5642 मीटर है। आइए आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच स्वाइन फ्लू के भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक 13 मामले सामने आ चुके हैं स्वाइन फ्लू के, और एक सस्पेक्टेड भी था मंकी पॉक्स को लेके। हालांकि जब उसका सैंपल लिया गया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा गया तो उसका रिपोर्ट निगेटिव आया। आगे देख लेते हैं। ये जो स्वाइन फ्लू है इसको H1N1 वायरस भी कहते हैं। और ये जो वायरस है अपने विश्व में अपना कहर बरसा चुका है। 2019 में WHO ने H1N1 को PHEIC घोषित किया था। PHEIC क्या है? तो यहां देख लीजिए, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसी को सामान्य भाषा में महामारी या फिर पेंडेमिक नाम से जाना जाता है। महामारी कैसा? वैश्विक महामारी। तो वैश्विक महामारी का तकनीकी नाम है PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। जब ये घोषित हो जाता है तो IHR इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के तहत सभी देश जिस बीमारी को घोषित किया जाएगा PHEIC तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने को प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। स्वाइन फ्लू, इसमें कुछ बातें हैं। तो रोगजनक कौन है इसका? तो H1N1 वायरस। हम लोग को बीमारी में रोगजनक देखना होता है। तो रोगजनक कौन है? तो H1N1 वायरस होता है। 2009 में महामारी घोषित हो चुकी है। रोगवाहक वेक्टर कौन है? ध्यान रखिएगा। लोग मच्छर को रोगजनक समझ लेते हैं। मच्छर रोगजनक नहीं है। मच्छर में उपस्थित प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट रोगजनक है। मच्छर तो रोगवाहक है। वैसे ही यहाँ रोगजनक H1N1 वायरस है और रोगवाहक कौन है? तो सूअर है। प्रभावित अंग है, ये भी कोरोना वायरस की तरह फेफड़े को प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। आमतौर पर ये सर्दियों में आता है, लेकिन इस बार मानसून में ही आ गया। बोल रहा है स्वागत नहीं करोगे हमारा? कर रहे हैं। क्यों आया मानसून में? आना चाहिए था सर्दी में, समय से पहले आ गया। समय से पहले आते हैं तो थोड़ी गड़बड़ी होती ही है। अब क्यों आया है ये आगे रिपोर्ट देखते हैं सरकार क्या बताती है। जब भी आएगा मैं आप लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करूंगा। लक्षण कैसे होते हैं? तो कोरोना के समान ही होते हैं। बुखार आने लगती है, थकावट होने लगती है, सर दर्द होने लगता है और अनेक प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं। तो याद देखेंगे स्वाइन फ्लू को लेके छत्तीसगढ़ सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जिला अस्पतालों को और भी जितने शासकीय अस्पताल हैं सबको
हाई अलर्ट में रख दिया कि आप सभी तैयार रहें, अपने यहाँ पूरे चिकित्सीय उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखें, दवाइयों का भंडारण किए रहें, इससे संबंधित कभी भी स्थिति जटिल हो सकती है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई सुर्खियों के साथ में।